कॉलेज में तुमने बेसिकली एक गर्लफ्रेंड खरीद ली थी। जब तक वो तुम्हारे साथ थी उसके सारे एक्सपेंसेस तुम ही उठाते थे। ये ब्रिलियंट लेकिन गरीब स्टूडेंट 4 साल तक तुम्हारे हर इशारे पर चलती रही, बिना किसी डिग्निटी के तुम्हारे पीछे पीछे। बाद में तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ वो बिल्कुल ठंडी रही, तुम्हें रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। और फिर सालों बाद जब तुम कर्ज चुकाने के लिए एक होटल में टेबल सर्व कर रहे थे, वो एक सीईओ बन चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड एक सेलिब्रिटी था। उसने तुमसे पूछा, क्या तुम्हें रिग्रेट है? नहीं, लेकिन मुझे है। ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद तुमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारी क्लोई से दोबारा मुलाकात होगी। हम ऐसे पढ़ते हैं, तुमने गेस्ट्स को ग्रीट करते वक्त अपना सर नीचे रखा हुआ था, डरते हुए कि कहीं वो तुम्हारा चेहरा ना देख लें। ईथन, किस बात का वेट कर रहे हो? मिस्टर डेविस ने मुस्कुराते हुए मकैलन के एक केस की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे बैंक्वेट हॉल तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करो। तुमने तुरंत हाँ कर दी, केस उठाया और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल गए, इस उम्मीद से चिपके हुए कि धीमी रोशनी में क्लोई ने तुम्हें पहचाना नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद मिस्टर डेविस कैजुअली बात करने लगे, मुझे बस इतना पता था कि आप क्रेस्टवुड से हैं मिस रीड। मुझे नहीं पता था कि आप शहर के किस एरिया में रहती थी, लेकिन क्लोई की नजर कहीं और थी, होटल के एंट्रेंस पर टिकी हुई। रियलिटी में वापस आने में उसे एक पल लगा। सॉरी मिस्टर डेविस, आप क्या कह रहे थे? मिस्टर डेविस ने उसकी नजर की डायरेक्शन में देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली डोरवे था। वो हंस पड़े। लगता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है मिस रीड। क्या ये जगह पुरानी यादें वापस ला रही है? क्लोई ने जवाब नहीं दिया। उस दूर जाती हुई फिगर की इमेज उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर ली, सोचते हुए कि लिकर डिलीवर करने के बाद वो वापस आएगा। लेकिन बैंक्वेट हॉल तक पहुंचने के बाद भी उसे वो दोबारा नहीं दिखा। उसने मैनेजर को बुलाया। जो एम्प्लॉय अभी लिकर का केस लेकर अंदर आया था वो कहाँ है? मिस्टर सुलिवन एक सेकंड के लिए रुक गए। आप ईथन की बात कर रही हैं? क्लोई की उंगलियां हल्का सा कांप गईं। हाँ, उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम ईथन मिलर है। अजीब है, वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। ईथन मिलर नाम सुनते ही क्लोई का कंपोजर पूरी तरह टूट गया। उसने गहरी सांस ली और अपना ठंडा सीईओ वाला एक्सप्रेशन वापस ले आई। प्लीज उससे कह दीजिए कि अभी क्लॉक आउट ना करे। बैंक्वेट के बाद मुझे उससे एक काम करवाना है। मिस्टर सुलिवन ने इंस्टिंक्टिवली अपनी आवाज धीमी कर ली। क्या आप उसे जानती हैं? वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक लो लेवल एम्प्लॉय का कनेक्शन एक बिलियनियर सीईओ से हो सकता है। क्लोई मुड़ गई और उसे सिर्फ अपनी पीठ दिखाई। मैंने नोटिस किया है कि वो काफी एफिशिएंटली काम करता है। मुझे बाद में उससे एक एरेंड करवाना है। ओह, समझ गया, आपको बस किसी से एरेंड करवाना है, मिस्टर सुलिवन ने कहा, जैसे सब कुछ क्लियर हो गया हो। उन्होंने तुरंत अपना रेडियो उठाया। ईथन, प्लान्स में चेंज है। जब तक ऑल क्लियर ना मिले तुम जा नहीं सकते। रेस्टरूम में छुपे हुए तुमने रेडियो पर मिस्टर सुलिवन की आवाज सुनी और तुम्हारा दिल डूब गया। सर, मैं आज रात ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अगर आज जल्दी चले गए तो कल वापस आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सुलिवन ने तुम्हारी बात काट दी। एक गेस्ट ने स्पेसिफिकली तुम्हें रिक्वेस्ट किया है और वो वीआईपी है। हम दोनों में से किसी को भी उसे अफेंड नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल चुप हो गए। पे डे बस आने ही वाला था और तुम उस पैसे से अपनी माँ की मेडिसिन पहले से खरीदने का प्लान कर रहे थे। ऐसे टाइम में जॉब का रिस्क कैसे ले सकते थे? लेकिन ये वीआईपी था कौन? ये अनसर्टेनिटी तुम्हारे अंदर बेचैनी भर रही थी। तुम रात लगभग 11 बजे तक वेट करते रहे, देखते हुए कि नशे में धुत मिस्टर डेविस और उसका ग्रुप एलिवेटर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, लेकिन क्लोई का कोई साइन नहीं था। जैसे ही तुम लॉबी में वापस आए, मैनेजर ने तुम्हें साइड में खींच लिया और धीमी लेकिन अर्जेंट आवाज में बोला, 1 मिनट में स्मार्ट रहना, जो वो कहे वो करना और कोई सवाल मत पूछना। अगर तुमने इस गेस्ट को ऑफेंड कर दिया तो ओनर पहले तुम्हारी और फिर मेरी खैर नहीं छोड़ेगा। होटल के पेंटहाउस स्वीट में क्लोई ने सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक की थी। उसने कर्टन्स हटा दिए और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी हो गई, नीचे चमकती हुई पापों से भरी सिटी को देखते हुए। लेकिन उसे घर की डायरेक्शन कहीं नजर नहीं आई। सही बात तो ये थी कि अब उसका कोई घर था ही नहीं। 1 साल पहले उसने खुद अपने फादर को प्रिजन भेजा था। फिर जब उसकी मदर और ब्रदर उसकी कंपनी में पैसे मांगते हुए हंगामा करने आए तो उन्हें भी पुलिस स्टेशन भेजवा दिया। ये सब करने के बाद उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, सिर्फ एक शांत सुकून, जैसे दुनिया आखिरकार खामोश हो गई हो। बहुत छोटी उम्र से ही वो उस फैमिली से भागना चाहती थी। उसे याद था कैसे उसकी ग्रैंड मदर चुपके से टिश्यू पेपर की कई लेयर्स खोलकर उसे एक रॉक कैंडी देती थी, लेकिन खुश होने से पहले ही उसका ब्रदर उसे छीन लेता था। वो उसे खाता भी नहीं था, कहता था कि ये गंदी है और जिद से उसे जमीन पर फेंक कर अपनी हील के नीचे कुचल देता था। जब वो 7 साल की थी, स्कूल से घर आकर पूरी फैमिली के कपड़े धोती थी और अनाड़ी तरीके से डिनर बनाती थी, लेकिन उसकी मदर कंप्लेन करती थी कि राइस बहुत हार्ड है और गाली देते हुए उसके फादर और ब्रदर को रेस्टोरेंट ले जाती थी। मिडिल स्कूल में जब वो 11 साल की थी, उसके ब्रदर को हर वीक $30 अलाउंस मिलता था, जबकि उसे सिर्फ 5। स्कूल में राइस अफोर्ड ना कर पाने की वजह से वो स्ट्रीट वेंडर से प्लेन ब्रेड रोल्स का एक बड़ा बैग खरीद लेती थी और अपना पूरा बैकपैक उनसे भर लेती थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब उसकी फैमिली के एनिमीज उसे ढूंढ नहीं पाए तो उसके पेरेंट्स उसके कैंपस आ गए और हंगामा करते हुए उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे। उस रात वो सच में रूफटॉप पर चढ़ गई थी, अपनी लाइफ खत्म करने के लिए तैयार, सिर्फ इसलिए एक और दिन जिंदा रही क्योंकि उसे डर था कि स्कूल को परेशानी होगी। अगले दिन जब वो कैंपस छोड़कर किसी रिजर्वायर में जाकर अपनी लाइफ खत्म करने वाली थी, तब वो नोटोरियस कैंपस प्लेबॉय उसे फिर से मिल गया। सच तो ये था कि उसे उस पर पैसे उड़ाने की जरूरत ही नहीं थी, वो वैसे भी हाँ कह देती। अगर उसने कभी खुद को रिलेशनशिप के लायक समझा होता तो वो बहुत पहले ही इस लड़के के साथ रहना चाहती। वो हमेशा अंदर से चमकता हुआ लगता था, लेकिन फिर भी उसने उसके पैसे ले लिए, ना उन्हें अपनी फैमिली
फैमिली को दिया और न ही खुद पर खर्च करने की हिम्मत की। वो 4 साल तक उसके साथ रही, लेकिन खुशी बहुत थोड़े वक्त की थी। चाहे उसे पता था कि वो एक कमोडिटी है, फिर भी जब भी वो उसके साथ कमोडिटी जैसा बर्ताव करता था उसे दर्द होता था। उसने कभी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की, न अपनी बात रखने की, न ही जेलसी दिखाने की। बाद में वो कुछ वक्त के लिए गायब हो गया। जब दोनों दोबारा मिले, उसने कहा कि उसकी लाइफ में एक नई वुमन आ चुकी है और अब उसे क्लोई नहीं चाहिए। क्लोई ने बहुत संभल कर वो सारे पैसे निकाले जो उसने कभी दिए थे, अपनी पूरी सेविंग्स, और उसे वापस करते हुए कहा कि उसे उसके पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ वो चाहिए। लेकिन उसने उन पैसों की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसकी 4 साल की मोहब्बत उसकी नजरों में बेकार थी। क्लोई ने अपना हाथ उठाया और उसकी सफेद स्किन पर टैटू की काली स्याही साफ नजर आ रही थी। ये वो निशान था जो ईथन ने ब्रेकअप के अगले दिन उस पर छोड़ा था, उसकी स्किन पर हमेशा के लिए बना हुआ। वो उस दर्द को हमेशा याद रखना चाहती थी, खुद को कभी भूलने नहीं देना चाहती थी। ये लड़का उसके अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा नफरत के लायक था। उसने उसे हर एक उम्मीद दी थी, सिर्फ उसे धीरे धीरे छीन लेने के लिए। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। क्लोई ने आराम से टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी और दरवाजा खोलने चली गई। उसी पल वक्त जैसे रुक गया। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, लेकिन उनमें जरा भी इमोशन नहीं था, और उन्हें देखकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। तुमने इंस्टिंक्टिवली अपनी नजर हटा ली। आपका लगेज कहाँ रखूं? क्लोई साइड में हट गई ताकि तुम अंदर आ सको। कहीं भी। तुमने सूटकेस बेड के पास रख दिया और जाने के लिए मुड़ गए, लेकिन क्लोई की ठंडी आवाज ने तुम्हें रोक दिया। मेरे लिए गर्म पानी लाओ, मुझे अपने पैर धोने हैं। तुमने फुट बेसिन में ध्यान से डिस्पोजेबल कवर लगाया और बिल्कुल सही टेम्परेचर वाले पानी से भरकर उसे सोफा के सामने रख दिया। क्लोई मुड़कर बैठी, पैर पर पैर चढ़ाकर, और ऊपर से तुम्हारी तरफ देखने लगी। तुम बहुत लंबे हो, देखने में अजीब लगता है। कई बार तुम्हारा मन हुआ कि जवाब दो, लेकिन अपनी जॉब याद करके तुमने एक घुटना मोड़ लिया, बिल्कुल उस नाइट की तरह जो किसी प्रिंसेस का हाथ चूमने वाला हो। क्लोई की नजर तुम्हारी गर्दन की लाइन, एडम्स एप्पल और तुम्हारी सफेद शर्ट पर फिसली। वो ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन कॉलेज वाला कॉन्फिडेंट स्वैगर उसकी आंखों से गायब हो चुका था। वो ज्यादा मैच्योर और नम्र लगने लगा था। क्लोई के होठों पर एक ठंडी सी हंसी आ गई। वाह वाह, लगता है महान ईथन मिलर के पिछले कुछ साल ज्यादा अच्छे नहीं गुजरे। क्या हुआ? फैमिली बैंकरप्ट हो गई। इतने सालों बाद तुम्हारा जहरीला प्राइड भी खत्म हो चुका था। तुमने हल्का सा सर हिला दिया। मेरे फादर के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अच्छा हुआ उन्होंने पहले ही लीगली मेरी मदर से डिवोर्स ले लिया था, वरना आज मेरे और मेरी मॉम के पास रहने की जगह भी नहीं होती। क्लोई को बस इतना पता था कि उसकी फैमिली अमीर थी, वो जो चाहे खरीद सकता था, और उसके अकाउंट में हमेशा 7 फिगर्स में बैलेंस होता था। यहाँ एक महीने में कितना कमा लेते हो? तुम थोड़ा हिचकिचाए। लगभग 7,000। 7,000? क्लोई की आवाज सार्काज्म से भरी हुई थी। जितना मुझे याद है तुम्हारा मंथली अलाउंस ही 1 मिलियन से ज्यादा था। 7,000 तो तुम्हारे लिए क्लब में एक रात भी कवर नहीं करता था, टिप भी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आया क्या जवाब दो। तुम्हारा पैर सुन्न होने लगा था, इसलिए तुमने चुपचाप अपना वेट दूसरी घुटने पर शिफ्ट कर लिया। और 7,000 के लिए तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? गेस्ट जो भी कहें, बेसिकली एरेंड्स रन करता हूँ और उनके छोटे मोटे काम हैंडल करता हूँ। मेरे पैर धोना भी इन छोटे कामों में आता है। तुम एक पल के लिए रुके, फिर धीमी आवाज में बोले, आपको जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। क्लोई इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। इतना घमंडी ईथन मिलर अब मेरे पैर धोने को तैयार है? जब इतनी खुशी से कर रहे हो तो फिर वेट किस बात का? वो हंसती रही, उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर टिकी हुई थी। तुमने गहरी सांस ली और धीरे से उसके पैर पानी में रख दिए। गर्म है। अचानक क्लोई ने पैर से जोर से किक मारी और उसका पैर सीधा तुम्हारे कंधे पर लगा। तुम बिल्कुल तैयार नहीं थे और पीछे कारपेट पर गिर गए। ये सिर्फ पावर दिखाने का तरीका था। तुम्हारी उंगलियां एक पल के लिए फ्लोर से टकराकर कस गईं, लेकिन तुमने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने तुम्हारे पैर अनेक बार धोए थे, तुम उसके ये सब कर्जदार थे। तुमने अपनी स्लीव से चेहरे पर लगा पानी साफ किया और दोबारा खड़े हो गए। प्लीज फिर से ट्राई कीजिए, अब गर्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें इतनी सीरियसनेस से फिर से सर झुकाते देखकर क्लोई के अंदर पहले से भी ज्यादा गुस्सा भर गया। उसने अपने पैर वापस बेसिन में रखे और ठंडी आवाज में बोली, एक घुटने पर बैठना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, दोनों पर बैठना बेटर रहेगा। तुमने सर नहीं उठाया। मैं ठीक हूँ, आप सही कह रही हैं। 7,000 की सैलरी घुटनों पर बैठने लायक नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना पर्स उठाया, कैश का एक मोटा बंडल निकाला और तुम्हारे चेहरे पर फेंक दिया। लगभग $10,000 के नोट्स हर तरफ बिखर गए। कुछ फ्लोर पर गिरे और कुछ बेसिन के पानी में जा गिरे। तुमने सर झुकाए रखा और सिर्फ उसके पैर धोने पर ध्यान दिया। फिर क्लोई ने अपने क्रेडिट कार्ड्स और बैंक कार्ड्स भी निकालकर तुम्हारी तरफ फेंक दिए। तुमने हाथों से पानी झाड़ा, खड़े हुए और उसके फेंके हुए सारे कैश और कार्ड्स उठाकर कॉफी टेबल पर रख दिए। क्या इतना भी काफी नहीं था? अपनी प्राइस बताओ। क्लोई की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी जब वो तुम्हें देख रही थी। तुमने उसके पैर उठाए, टॉवल से ध्यान से सुखाए और फिर आराम से सोफा पर वापस रख दिए। तुम अब वो ईथन नहीं रहे, क्लोई ने अपने घुटनों को गले लगाते हुए कहा। उसकी बात उस पल से बिल्कुल अलग लग रही थी। लोग बदल जाते हैं, क्या तुम अब भी वही हो? क्या तुम शादीशुदा हो? डेटिंग आसान होती है, मैरिज मुश्किल, स्पेशली सिटी में। ऐसी वुमन ढूंढना आसान नहीं जो पैसे, कार और हाउस मांगे बिना पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने को तैयार हो। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तब तुम्हें समझ आया कि वो उस लड़की की बात कर रही थी जिसे तुमने ब्रेकअप के वक्त बस बना दिया था। वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने ब्रेकअप करने के लिए उसकी कहानी बना दी थी। तुमने अपने कपड़े ठीक किए। काफी देर हो गई है, आपको रेस्ट करना चाहिए, मुझे क्लॉक आउट करना है। तुम उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त तुम्हारा फोन बज गया। यही आंसर करो।
क्लूई ने ऐसे टोन में कहा जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुमने कॉल रिसीव की और एक गुस्से से भरी फीमेल वॉइस रूम में गूंज उठी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिलर? मैं इतने महीनों से तुम्हारे साथ हूँ और तुमने बिना कुछ कहे मुझे ब्लॉक कर दिया। अगर तुम मैरिज की कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तो कम से कम बात तो कर सकते थे। क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बियांका होगी, एक ब्लाइंड डेट जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई खास फीलिंग्स नहीं थी। उसे ब्लॉक करना तुम्हें सबसे पोलाइट रिजेक्शन लगा था, फिर भी उसने किसी दूसरे नंबर से कॉल कर ली। और ये क्या मतलब हुआ कि वो महीनों से तुम्हारे साथ थी? पहली डेट से लेकर मैरिज डिस्कस करने तक तुमने सिर्फ एक जेंटलमैन की तरह बिहेव किया था, उसका हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ नहीं किया। अपना गुस्सा निकालने के बाद बियांका थोड़ी शांत हुई। अगर तुम्हें लगता है जो अमाउंट मैंने मांगा है वो ज्यादा है तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी, बाकी सब डिस्कस हो सकता है। तुम इस बात को लंबा नहीं खींचना चाहते थे। कितनी अजीब कोइंसिडेंस है। मेरी कंडीशन ये है कि मुझे अपनी मदर के साथ रहना ही पड़ेगा। अभी मेरे पास इमरजेंसी है, बाद में बात करते हैं। तुमने कॉल कट कर दी और नया नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इस हाल में भी तुम्हारे पास डेट करने की एनर्जी है? क्लूई की आवाज बल्ब की तरह ठंडी थी। तुम्हारी एक बात बिल्कुल नहीं बदली। जैसे ही बोर हो जाते हो बिना दूसरी बार सोचे सामने वाले को साइड कर देते हो। तुम्हें ट्रैश कहना भी तारीफ होगी। हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे, मैंने उसे कभी टच तक नहीं किया। मुझे सच में जाना है, मुझे अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेनी है। क्लूई डिस्पोजेबल स्लीपर्स पहने हुए तुम्हारे पास आई, तुम्हारी टाई पकड़ी और तुम्हारा सर नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। तुम तब जाओगे जब मैं कहूंगी। मेरे कलीग्स जानते हैं कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ। ये आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने पेरेंट्स को जेल भेजा था। क्या तुम्हें लगता है मुझे सो कॉल्ड रेपुटेशन की परवाह है? उसने तुम्हारी टाई छोड़ दी और अपनी उंगली से तुम्हारी थोड़ी उठा दी। आज रात मेरे साथ रहो। कितना पे करना पड़ेगा? तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदल गया, चाहे वो पुरानी क्लूई हो या आज भली क्लूई। तुम कभी उसके सामने रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाते थे। तब भी चाहे तुम बाहर कितने भी वाइल्ड क्यों ना हो, तुम हमेशा उस अपार्टमेंट में लौटना चाहते थे जो तुम दोनों शेयर करते थे, सिर्फ उसे बाहों में लेकर सोने के लिए। सिर्फ तभी तुम चैन की नींद सो पाते थे जब वो बिल्ली की तरह तुम्हारी बाहों में सिमट जाती थी। क्लूई के होठ तुम्हारे बहुत करीब थे, उसकी सांस गर्म कुरमहक से भरी हुई थी। बताओ एक रात के कितने? तुम्हारा दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया और तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स चिल्लाने लगी कि उसे किस कर लो। लेकिन क्लूई थोड़ा पीछे हट गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कितने लोगों को किस किया है तुमने? उसके शब्द तुम्हारे सर पर बर्फ के पानी की बाल्टी की तरह गिरे। तुम्हारे अंदर की सारी गर्माहट और जज्बात एक पल में ठंडे पड़ गए। क्लोई के दिल में तुम्हारे लिए अब भी फीलिंग्स कैसे हो सकती थी? और क्या तुम वैसी फीलिंग्स डिजर्व भी करते थे? तुम्हारे मूड में आए बदलाव को नोटिस करके क्लोई की भौं हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन उसने कहा इतनी ईगर मत बनो, मेरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। जाओ शावर ले लो, मैं बेड में वेट करूंगी। तुम एक पपेट की तरह मूव करने लगे जैसे तुम्हारे पास अपनी सोच ही ना हो और मैकेनिकली बाथरूम की तरफ चल दिए। जब तुम टॉवल लपेट कर बाहर आए, क्लोई पहले ही पजामास पहनकर ब्लैंकेट के अंदर लेटी हुई थी, आंखें बंद, और उसकी सफेद कलाई बेड के किनारे से बाहर लटक रही थी। सिर्फ इसी पल में तुम उस मासूम और बेवकूफ सी लड़की की झलक देख पाए जो कभी हुआ करती थी। ईथन, मुझे लगता है कोई दरवाजे पर है। क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो? मैं बार के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ज्यादा मत पीना, अपार्टमेंट में एक माउस है। तुमने जो भी पैसे मुझे दिए थे सब यही हैं। मैं सब वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। अचानक तुम्हें एहसास हुआ कि उसकी वो लगातार फिक्र और टोकना जिसे तुम कभी नफरत करते थे असल में अनमोल था, लेकिन उस वक्त तुमने उस अनमोल चीज को सिर्फ एक बोझ समझा था। कभी कभी तुम उसके कॉल्स उठाना या मैसेजेस का रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझते थे। अगर तुम थोड़ा सा भी लेट घर आते तो वो लगातार एक के बाद एक मैसेजेस भेजती रहती। माउस? अपार्टमेंट में कभी कोई माउस नहीं था। वो तुम्हारा वेट करने के लिए बार के बाहर खड़ी रह सकती थी, लेकिन तुम उसे इतनी बार कार में अकेला सोने के लिए छोड़ देते थे कि गिनती भी याद नहीं थी। वो कभी अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करती थी, हमेशा झूठी मजबूती दिखाती, बहुत सेंसिटिव रहती और स्ट्रांग होने का नाटक करती। वो बिना गुस्से के दुखी हो जाती थी, बिना किसी अपने पहचान के। तुम्हारी नजर उसकी कलाई पर बने टैटू पर टिक गई। स्याही ब्रेसलेट की तरह उसकी कलाई के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, पल्स पॉइंट से शुरू होती हुई, और तुम्हें लगा जैसे उसके नीचे उभरा हुआ निशान हो। असल में वो उभरा हुआ नहीं था, टैटू जैसे किसी चीज को छुपा रहा था। तब तुम्हें उसकी एक बात याद आई, तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। अगर तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत करते हो तो ये मुझे मरने को कहने जैसा है। हजारों ख्याल तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़े और तुम्हारे शरीर की सारी ताकत निकल गई। पता नहीं कब क्लोई ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम साफ हो गए? तुम्हारी कलाई को क्या हुआ था? तुम खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। इस बार चुप रहने की बारी उसकी थी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में नफरत की एक झलक उभरी। तुम्हारे बाद मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, वो तुमसे भी कम इंसान था। ये निशान हमारी लड़ाई का है। वो रुकी और उसकी आवाज में गहरी घिन भर गई। बाहर निकल जाओ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुमने कई गहरी सांसें ली और बेहोशी सी हालत में रूम से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने के बाद क्लोई तुम्हारे कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाती हुई सुनती रही। वो करवटें बदलती रही, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी के सबसे मीठे और जज्बाती पल गुजारे थे, और ब्रेकअप के बाद उसने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो हर मर्द पर शक करती थी और उनसे दूर रहना चाहती थी। लेकिन अभी जब तुमने उसे अपनी बाहों में लिया था, वो अपने दिल की बेकाबू धड़कन को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। क्लोई ने खुद को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, सारी अच्छी यादों को धक्का देकर दूर करने लगी, जब तक कि उसके दिमाग में उस लड़के की इमेज धीरे धीरे फिर से एक मॉन्स्टर में न बदल गई। उसने एक फैसला कर लिया, वो इस शहर में एक ब्रांच फैक्ट्री बनाएगी, एक ऐसी जगह जो फैशन बिजनेस के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं
थी। बिजनेस अब बोरिंग लगने लगा था, लेकिन उसकी दिलचस्पी फिर से इस लड़के में जाग गई थी। अगर वो उससे उसका दर्द डबल करके वापस ना कर सकी तो शायद उसे कभी सुकून या खुशी नहीं मिलेगी। क्लोई ने अपना फोन उठाया और अपने ड्राइवर को कॉल किया। होटल मैनेजर से बात करो, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए, ईथन मिलर। कुछ दिनों के लिए वो मेरा गाइड रहेगा। ड्राइवर माइक ने दिल ही दिल में सोचा, मैंने कभी मिस रीड को किसी मर्द को अपने स्वीट में आते नहीं देखा, लेकिन वो बेल हॉप लगभग आधा घंटा उसके रूम में था। आखिर वो उसके लिए है कौन? तुम मेडिसिन खरीद कर नाइट मार्केट पहुंच गए। एक यंग वुमेन तुम्हारी मदर के स्टॉल के सामने बड़े तमीज से खड़ी थी। मैम, आप कितनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट हैं, क्या मैं आपकी कुछ फोटोज ले सकती हूँ? तुम्हारी मदर मिसेस मिलर अपना स्टॉल समेट ही रही थी। अगर उसके बेटे को पता चल गया कि वो फिर से चुपके से स्टॉल लगा रही है तो उसे एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो लड़की को फिर से मना करने ही वाली थी कि उसने मुड़कर तुम्हें पास खड़ा देख लिया। मिसेस मिलर बिल्कुल उस स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी जो रंगे हाथ पकड़ी गई हो। वो झिझकते हुए खड़ी हो गई। ईथन, तुम आज इतनी जल्दी काम से आ गए? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर स्टॉल समेटने में उनकी हेल्प करने लगे। लगभग 20 मिनट के अंदर स्टॉल पर बचे हुए कुछ टॉयज और हेयर एक्सेसरीज भी लगभग सब बिक गए। फिर उस लड़की का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया। वो कभी तुम्हें देखती, फिर नजर हटा लेती, फिर कुछ सेकंड्स बाद अपना होंठ काट कर चोरी छिपे दोबारा तुम्हारी तरफ देख लेती। मिसेस मिलर ने नेचुरली उसका ये बिहेवियर नोटिस कर लिया और उससे बात करने लगी। अभी तुम्हारा मेन काम वीडियोस बनाना है? लड़की ने सर हिला दिया। हाँ, मुझे उसकी फ्रीडम पसंद है, अभी भी सब कुछ सीख रही हूँ। बात करते हुए उसने फिर तुम्हारी तरफ देखा। तुम स्टॉल समेटने में बिजी थे और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एडमिरेशन और भी बढ़ रही थी। एक समझदार माँ और एक फर्ज निभाने वाला केपेबल बेटा, दोनों मिलकर एक परफेक्ट पिक्चर लग रहे थे। तुमने ब्लैंकेट उठाया और बचे हुए आखिरी अनसोल्ड टॉयज कार में रख दिए। फिर काफी देर तक वेट किया जब तक मिसेस मिलर कार में नहीं बैठ गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। बेटा, तुमने देखा वो लड़की तुम्हें किस तरह देख रही थी? मुझे लगता है उसमें सच में चांस है। वो सिंपल और सेंसिबल लगती है, उन लोगों जैसी नहीं जो सिर्फ मटेरियल चीजों की परवाह करते हैं। मैंने उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले लिया है तुम्हारे लिए। नाम भी कितना प्यारा है, सोफिया ली। तुमने उसके दिए हुए बिजनेस कार्ड से चुपचाप कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। तुम और बियांका क्या सच में सिर्फ पैसे की वजह से ब्रेकअप हुआ? मिसेस मिलर ने संभल कर पूछा। एक्चुअली जो 300,000 वो मांग रही थी वो यहाँ के हिसाब से इतना ज्यादा भी नहीं है, बस एवरेज से थोड़ा ऊपर है। तुम कुछ पल के लिए रुके, फिर सच बता दिया। वो चाहती थी कि घर उसके नाम पर हो। तुमने और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, जो दिखने से ज्यादा नाजुक था। कार रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी और तुमने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। मिसेस मिलर, क्या प्लीज पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे काम करना बंद कर सकती हैं जो आखिर में और महंगे पड़ते हैं? दिन में ट्यूटरिंग, लंच ब्रेक में फ्लायर्स बांटना और रात में स्टॉल लगाना। आपने 2 महीने इतनी मेहनत की, क्या 20,000 भी कमा पाई? फिर खुद को इतना थका देती हैं कि हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और जो 30,000 मैं मुश्किल से सेव करता हूं वो पल भर में खत्म हो जाता है। क्या आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली नहीं ले सकती? मैंने बस ऑनलाइन कुछ छोटे टॉयज खरीदे थे बेचने के लिए, ये शॉपिंग करने से अलग थोड़ी है। मिसेस मिलर ने जवाब दिया। और बेटा, अगर तुम पैसे की वजह से शादी से डर रहे हो तो जरूरत नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड लिया ने मुझे कई बार कॉल किया है। वो तुम्हारे फादर के सारे डेट्स एक ही बार में चुकाने की ऑफर कर रही है। मैं उसे जानती हूँ, जब वो कहती है कि कुछ करेगी तो करती है। लिया का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी वुमन की इमेज उभर आई जो जैसे इस दुनिया की ही ना हो। जब तुम छोटे थे तुम किसी चीज या किसी इंसान से नहीं डरते थे, सिर्फ लिया से डरते थे। उसका फेवरेट डायलॉग हमेशा होता था, अगर स्कूल में कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना। बाद में लिया पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई और धीरे धीरे तुम दोनों का कांटेक्ट कम होता गया। अब तुम उसे अक्सर अपने फोन की न्यूज में देखते थे। वो एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी और उसकी हर अपीयरेंस ट्विटर पर कई दिनों तक ट्रेंड करती थी। एक वक्त था जब तुम उससे शादी करने का सपना देखते थे और बचपना भरे अंदाज में उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। लिया इतना हंसी थी कि उसने अपना पेट पकड़ लिया था, लेकिन फिर सीरियस होकर तुमसे कहा था कि पहले अपनी मदर से परमिशन लेकर आओ। लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे सारे एडल्ट्स हंस हंस कर दोहरे हो गए थे। वो मासूम क्रश कई सालों तक तुम्हारे साथ रहा, इतना कि जब भी तुम किसी लड़की को डेट करते तो अनजाने में उसमें लिया जैसी बातें ढूंढते रहते। अब तुम बड़े हो चुके थे और जो कभी करीबी रिश्ता था उसमें एक दूरी आ गई थी। कभी तुम दोनों एक ही दुनिया के थे, लेकिन अब वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर थी। लेकिन तुमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम उससे फिर से ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलोगे। तुम अभी अभी अपनी मदर के साथ घर पहुंचे ही थे कि मिस्टर सलिवन का कॉल आ गया। उसकी आवाज में अजीब सी चापलूसी थी। तुम तो बड़े लकी निकले, एक वीआईपी की नजर तुम पर पड़ गई है। मिस रीड को एक ड्राइवर चाहिए और वो चाहती है कि तुम कुछ दिनों तक उनकी असिस्टेंस करो। क्लोई रीड के लिए ड्राइव करना, उसके साथ काम करना, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए न जाने कितने लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते। लेकिन जब तुम्हें याद आया कि रिलेशनशिप के दौरान वो कैसी थी, तुम्हारी रीड की हड्डी तक ठंडी हो गई। नफरत, मजाक उड़ाना, तुच्छता, घिन और एक अजीब सी समझ न आने वाली कॉन्ट्रडिक्शन। तुम मना करना चाहते थे, लेकिन तुम जानते थे कि क्लोई का सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हें तकलीफ देना। अब तुम दोनों की सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था और तुम उसकी रिक्वेस्ट ठुकराने की पोजीशन में नहीं थे। तुम्हारे मैनेजर ने वार्निंग दी, कल सुबह 8 बजे होटल पहुंच जाना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और याद रखना, जब तुम मिस रीड के साथ हो उन्हें नाराज मत करना, उन्हें खुश रखो और मैं इस महीने तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। अगर नहीं किया तो तुम
जानते हो बॉस गुस्से में कैसा होता है। तुम पूरी तरह स्ट्रेस में आ गए और अपनी जवानी की बेवकूफी को कोसने लगे। कितनी भी कोशिश करो तुम्हें एक भी पल याद नहीं आया जब तुमने क्लोई के साथ सच में अच्छा बर्ताव किया हो। तुम दोनों की पर्सनालिटीज हमेशा टकराती रहती थी और क्लोई अक्सर ऑकवर्ड और पैसिव अग्रेसिव रहती थी। नाराज होने पर साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी। तुम्हें अब भी साफ याद था कि जब वो गुस्से में होती थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेपरवाह एक्सप्रेशन होती थी, जबकि अंदर से वो साफ नाराज होती थी। लेकिन उस वक्त तुम उसे बस उसी गुस्से में जलने देते रहते थे। जब तुम उसके बिहेवियर से इरिटेट हो जाते तो मुड़कर अपने दोस्तों को कॉल करते और पार्टी करने निकल जाते। मेयर का बेटा तक तुमसे तमीज से बात करता था, फिर वो एक बदनाम आदमी की बेटी तुम्हें कंट्रोल करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। अगर तुम उसके बॉडी के इतने दीवाने ना होते तो शायद बहुत पहले ही उसे छोड़ चुके होते। घमंडी, अकड़ से भरे हुए, बेफिक्र और इम्पासिव। आज जब तुम नीचे से अपने पुराने आप को देखते थे तो ज्यादा सोचने लगते थे और क्लोई को पहले से ज्यादा समझने लगे थे। इसीलिए ब्रेकअप इतना साफ और फाइनल हुआ था और इसीलिए दोबारा कभी न मिलने के बावजूद तुम उसे अक्सर गिल्ट, रिग्रेट और दिल के दर्द के साथ याद करते थे। लेकिन तुमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अगले ही दिन क्लोई को पिक करने का मौका मिलने से पहले तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगे। जब मिस्टर सलिवन को खबर मिली तो वो थोड़ी घबराहट के साथ क्लोई के पास गए। वो हर तरह के लोगों के साथ उठते बैठते थे, फिर भी वो क्लोई के फ्लॉलेस पोर्सिलिन जैसे चेहरे की तरफ सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पाए, कहीं अपना कंपोजर न खो दें। मिस्टर सलिवन झिझक गए। मिस रीड, एक इंसिडेंट हो गया है। स्टेशन से कॉल आया था। उन्होंने कहा ईथन की एक्स उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पैसे मांगने पहुंच गई थी। उसने मना कर दिया और फिर लड़ाई हो गई। क्या मैं और डिटेल्स पता करूं? क्लोई के दिमाग में तुरंत पिछली रात वाली फोन कॉल आ गई। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे, मैंने उसे कभी टच नहीं किया, वो उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं मानी। तुम हमेशा से झूठे कमीने रहे थे। उसे कहते थे कि कैरियोके बार में बॉटल सर्विस नहीं ले रहे। उसे कहते थे कि घर पर आराम कर रहे हो, जबकि पूरी रात बाहर घूमते रहते थे। वो धीरे से खड़ी हो गई और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कोऑर्डिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सलिवन ने इंस्टिंक्टिवली सोचा कि तुम्हारे लेट होने से वीआईपी नाराज हो गई है और उसका दिमाग उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। क्लोई ने अपना हैंडबैग उठाया और ड्राइवर को तैयार होने का सिग्नल दिया। फिर वो मुड़कर मिस्टर सलिवन से हर शब्द पर जोर देते हुए बोली, कल से लेकर अब तक मेरे पास एक डायमंड इनक्रस्टेड वॉच थी जिसकी कीमत $9 मिलियन से ज्यादा थी। ईथन ही इकलौता इंसान है जो मेरे रूम में आया था। पुलिस से कहो इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन करे। जैसे ही कार आगे बढ़ी, ड्राइवर माइक ने कैजुअली कहा, वो बेलहॉप देखने में तो काफी डिसेंट लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चोर निकलेगा। आमतौर पर क्लोई को ये ड्राइवर काफी कॉम्पिटेंट लगता था, लेकिन आज उसे अचानक उससे घिन होने लगी और वो चाहती थी कि वो बस चुप हो जाए। पुलिस स्टेशन में तुम रूटीन स्टेटमेंट दे रहे थे। सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं थी। पहले उन्होंने तुमसे पैसे निकालने की कोशिश की थी और फिजिकल कांटेक्ट भी उन्होंने ही शुरू किया था। अगर बात सच में सीरियस होती तो सवाल ये नहीं होता कि वो भाई बहन तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं, बल्कि ये होता कि तुम उन्हें छोड़ोगे या नहीं। लेकिन जब तुम्हें लगा कि अब तुम जल्दी ही निकल जाओगे, तभी कई और ऑफिसर्स इंटरोगेशन रूम में अंदर आ गए। लीड करने वाला आदमी क्लियरली प्रीसिंक्ट कैप्टन था। उसकी आंखें ठंडी और सख्त थी। क्या बियांका के पास इतना इन्फ्लुएंस था? जब तक तुम ये सोच ही रहे थे, उनके सवालों ने तुम्हें पूरी तरह स्टन कर दिया। क्लोई ने एक वॉच के गुम होने की रिपोर्ट की थी और तुम्हें प्राइम सस्पेक्ट बताया था। तुम्हारी इंट्यूशन जोर जोर से कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। शायद वो इस मिस्टीरियस वॉच की थेफ्ट तुम पर प्रूव ना कर पाए, लेकिन जो लड़ाई अभी हुई थी उसे आसानी से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सकता था और उसकी वजह से तुम्हें यहाँ रोक कर रखा जा सकता था। तुम किसी भी हाल में डिटेन नहीं हो सकते थे। तुम्हें अपनी मदर की हेल्थ की चिंता थी। उन्हें रोज कई तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती थी, कुछ उनकी इलनेस के लिए और कुछ वो जो तुम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाते थे। अगर तुम याद ना दिलाओ तो वो जरूर उन्हें लेना भूल जाती, जैसे तुमने सोचा था। बार बार क्वेश्चनिंग के बाद भी कुछ ना मिलने पर कैप्टन का चेहरा और भी सख्त हो गया। बेटा, सुना है उस वॉच की वैल्यू $9 मिलियन से ज्यादा है। क्या तुम्हें अंदाजा है इतनी बड़ी थेफ्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तुम क्लोई के मोटिव समझ नहीं पा रहे थे और तुम्हारा पेशेंस खत्म होता जा रहा था। तुमने कैप्टन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हमारा पास्ट है। ये पूरा वॉच वाला मैटर शायद उसका कोई मलेशियस प्रैंक है। कैप्टन लगभग अपना कंपोजर खो बैठा और रूम में मौजूद बाकी ऑफिसर जोर से हंस पड़े। एक होटल बेलहॉप और एक ब्रिलियंट डैजलिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर। बेटा, कल रात तुमने ड्रिंक की थी क्या? अभी तक नशा नहीं उतरा? तुमने उनकी बात काट दी। हम दोनों क्रेस्टवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मेरे फादर चार्ल्स मिलर थे, वही चार्ल्स मिलर जिनके बारे में सालों पहले कहा गया था कि उन्होंने जस्टिस से बचने के लिए सुसाइड कर लिया था। तुम्हारी बात खत्म होते ही दो ऑफिसर्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। कुछ लोग मरने के बाद भी अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। चार्ल्स मिलर का नाम अब भी क्रेस्टवुड में वजन रखता था। तुम मिस्टर मिलर की फैमिली से हो। मेरे अंकल मिस्टर कोल हैं, कंस्ट्रक्शन वाले। मैं आज गरीब हूँ तो अपनी फेलियर्स की वजह से, लेकिन इतना भी टूट नहीं गया कि पैसे बोरो ना कर सकूं और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वॉच चुराने की जरूरत पड़े। कैप्टन के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। अगर ये सच में चार्ल्स मिलर का बेटा था तो पावरफुल लोगों को जानता हो तो हैरानी की बात नहीं थी। 10 साल से भी ज्यादा पहले चार्ल्स मिलर क्रेस्टवुड का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। फिर रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स आ गई थी। कैप्टन ने कई बार सिटी ऑफिशियल्स के साथ डिनर्स में लोगों को चार्ल्स मिलर का जिक्र करते सुना था, अक्सर अफसोस और रिस्पेक्ट के साथ। तुम चाहे किसी के बेटे हो, मुझे अपना काम करना है, कैप्टन ने कहा, लेकिन उसका टोन पहले से नरम था। अगर आपके पास एविडेंस है तो मैं कन्फेस कर लूंगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसकी बात पर भरोसा करके मेरे पीछे पड़े हैं। कैप्टन तुमसे कुछ नहीं निकाल पाया और उसे टेम्पररी क्वेश्चनिंग रोकनी पड़ी। वो सोच रहा था कि सिचुएशन हैंडल कैसे करे जब उसने देखा कि एक मास्क पहनी हुई
हुई वुमन और एक मजबूत बदन वाला आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। वुमन की आवाज शांत और फ्रेंडली थी। ऑफिसर, हेलो, मैं क्लोई रीड हूँ। रिपोर्ट मैंने ही फाइल करवाई थी। वो वॉच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खुद उससे पूछने आई हूँ। कैप्टन उसके सामने खड़ी वुमन को नाराज करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। चुपके से क्लोई को देखते हुए उसने सोचा, एक तरफ ये वुमन वॉच के गुम होने की रिपोर्ट करके उसे सस्पेक्ट बता रही है और दूसरी तरफ वो आदमी सब कुछ डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो उसे फंसाना चाहती है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये लवर्स के झगड़े वाली बात है। उसका मन हुआ कि उनके साथ अंदर जाकर सारी गॉसिप सुने, लेकिन क्लोई ने दरवाजे पर ही उसे नरमी से रोक दिया। रूम के अंदर ना जा पाने पर वो अपने ऑफिस लौट गया और इंटरनल सिक्योरिटी फीड खोल ली। सच हो या झूठ, ऐसी सिचुएशन पर नजर रखना जरूरी था। अगर कुछ गलत हो गया तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट बन सकता था। इंटरोगेशन रूम के अंदर क्लोई ने माइक से एक फाइल फोल्डर लिया और उसे भी बाहर वेट करने को कह दिया। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्लोई यहाँ क्यों आई। जब तुम्हारी नजरें मिली, सबसे पहले नजर तुमने ही हटा ली। क्लोई तुम्हारे सामने बैठ गई। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि ब्रेकअप के बाद कोई तुमसे पैसे मांग रहा था और फिर लड़ाई हो गई। तुमने इस बात से इनकार नहीं किया। उसकी यादों में तुम हमेशा सेल्फ राइटियस रहे थे, अपनी ही वर्जन ऑफ इवेंट्स को सच मान लेने वाले। तब क्लोई तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छी ही थी, जेंटल, अटेंटिव और सबमिसिव। तुम उसके साथ चाहे कितना भी बुरा बर्ताव करो, बस कुछ मीठी बातें बोल दो और वो फिर से पिघल जाती थी। लेकिन लोग अजीब होते हैं, जितना ज्यादा तुम उसे मनाते थे उतनी ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते गए और उसकी पर्सनैलिटी और एक्सट्रीम होती गई। शायद बेहतर होता अगर तुमने उसे कभी मनाया ही ना होता। तुम पहले छोटे मोटे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को नीचा समझते थे, फिर तुम किसी ऐसी लड़की के साथ कैसे पहुंच गए। तुम कुछ पल के लिए रुके। कोई हैरानी की बात नहीं है, ये प्यार के बारे में नहीं था। मैं बस एक बच्चा चाहता था जो मेरी मॉम की लाइफ में थोड़ी खुशी और उम्मीद ला सके। वॉच वाली स्टोरी मैंने बनाई थी तुम्हें फंसाने के लिए। क्लोई ने सीधे शब्दों में कहा। ईथन, बताओ, अगर मैं किसी से वो वॉच तुम्हारे लॉकर में रखवा दूं तो क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारी स्टेटस का जो फर्क है, उसके सामने तुम्हारे खिलाफ कोई भी एविडेंस आ गया तो थेफ्ट प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा। तुम समझ गए कि क्लोई मजाक नहीं कर रही थी और तुम्हारा टोन नरम पड़ गया। मैं जेल नहीं जा सकता, मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखना है। तुमने उसका नाम लिया, फिर खुद को सुधारा। अब तुम बिल्कुल अलग लेवल पर हो। मुझसे बदला लेना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, जरूरत नहीं है। हम जब साथ थे तब मैं परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने कभी अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हें एम्बैरस नहीं किया और मैंने हमेशा इंश्योर किया कि तुम्हारे पास पैसे हो। मैं बुरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं था। क्लोई उस चेहरे को घूरती रही जिसे देखकर वो कभी इतनी दीवानी हो गई थी। पहली बार उसका दिल तब जोर से धड़का था जब उसने तुम्हें दूर से अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा था। धूप में तुम्हारी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल था, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कान वैसी नहीं थी। अब वो रिजर्व्ड, प्रॉपर और प्रोफेशनल थी। क्लोई के दिल में बिना चाहे एक दर्द सा उभर आया। उसने फाइल फोल्डर टेबल पर तुम्हारी तरफ सरका दिया। देखो इसे, देखो क्या तुम साइन कर सकते हो। तुमने उलझन में उसे उठाया और खोला। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था जो लगभग मॉडर्न डे इंडेंचर एग्रीमेंट जैसा था, हत्ता कि कई ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा सख्त। इस पर साइन करने का मतलब था अगले 3 साल तक अपनी फ्रीडम उसके कंट्रोल में दे देना। क्लोई ने पेशेंटली वेट किया जब तक तुम पूरा पढ़ नहीं लेते। फिर उसने कहा, तुम इतने नम हो चुके हो कि उस तरह की वुमन के साथ शादी करने का भी सोच रहे थे, तो ये साइन करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तब तुमने मुझे टोटल 8 मिलियन से ज्यादा दिए थे। इस बार मैं तुम्हें $10 मिलियन साइनिंग बोनस दे सकती हूँ। तुम्हें पैसे की जरूरत थी, लेकिन जब तक अमाउंट लाइफ चेंजिंग ना हो, पैसे तुम्हें हिला नहीं पाते थे। अगर पैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होते तो तुम अपने फादर की लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी, विला और तुम्हारी मदर के नाम पर मौजूद 3 बड़े हाउसेस कभी नहीं छोड़ते। कानूनी तौर पर तुम पर डेट्स चुकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये मोरालिटी का सवाल था। लेकिन जैसे तुम्हारी मदर ने कहा था, ये प्रॉपर्टीज दूसरे लोगों के खून और पसीने के पैसे से खरीदी गई थी। मैं इनमें चैन से नहीं रह सकती, इसलिए तुमने सब कुछ उन लोगों को वापस कर दिया जिनको सच में उस पैसे की जरूरत थी। क्लोई ने फोल्डर में रखा पेन निकालकर तुम्हारे हाथ के पास फेंक दिया। साइन कर दो और तुम तुरंत यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अगर साइन नहीं किया तो मैं गारंटी नहीं कर सकती कि वो वॉच अचानक तुम्हारे लॉकर में न मिल जाए। तुमने धीरे से सांस छोड़ी। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मेरी जिंदगी ले सकती हो, लेकिन अभी नहीं। मेरे फादर के मरने के बाद मेरी मदर के बाल एक ही रात में सफेद होने लगे थे। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए। क्लोई, मैं ये साइन नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा एनिमी भी नहीं बनना चाहता। मुझे जाने दो और खुद को भी आजाद कर दो प्लीज। क्लोई ने अपनी कलाई पर बने टैटू को अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब किया। मेरी पूरी सक्सेस का मोटिवेशन सिर्फ ये था कि जिस इंसान ने मुझे बिट्रे किया उसे एक दिन रिग्रेट हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सब छोड़ दूं? एनिमीज बनने की बात, मुझे डर नहीं लगता। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी रेपुटेशन कितनी खराब हो जाए। जब तक तुम साइन नहीं करते मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। ईथन, तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। मैं तुमसे अपनी फैमिली से ज्यादा नफरत करती हूँ। जब मैं तुमसे प्यार करती थी मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार थी और तुम बस खड़े होकर मुझे मरते हुए देख सकते थे। वो $8 मिलियन मैंने 4 साल तक संभाल कर रखे थे, ये सोचकर कि एक दिन जब तुम पैसे के लिए डेस्परेट होगे तो मेरी तारीफ करोगे, तुम इमोशनल हो जाओगे। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मेरा पीछा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रिटी थी? सिर्फ अपनी बीमार पोजेसिवनेस को सेटिस्फाई करने के लिए? क्योंकि मेरे साथ होने से तुम अच्छे लगते थे? तुम काफी देर तक चुप रहे और उसके शांत होने का वेट करते रहे। फिर तुम बोले, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं सच में किसी और
सिटी में काम नहीं कर सकता, उसका अरेंजमेंट मैं कर दूंगी। और तुमने बात जारी रखी, अगर कभी किसी चीज का कॉन्फ्लिक्ट मेरी मदर की नीड से हुआ तो मेरी मदर पहले आएंगी। क्लोई का तनाव भरा पोस्चर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। बस तुम साइन करने को तैयार हो। तुमने उसके चेहरे की तरफ एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन आखिर में चुप रह गए। तुम्हें झुकते देख क्लोई ने कुछ डिटेल्स कंफर्म की और कॉन्ट्रैक्ट माइक को दे दिया ताकि लीगल टीम उसमें चेंजेस कर सके। वो इतनी दूर आई थी तो उसका इरादा पक्का था कि तुमसे साइन और फिंगरप्रिंट दोनों करवा कर ही रहेगी। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते थे। मॉनिटर देख रहा कैप्टन लगभग स्पीचलेस हो गया था। उसे आजकल के यंग लोग समझ ही नहीं आ रहे थे। क्या वो उसके इंटेरोगेशन रूम को डेटिंग स्पॉट बनाकर बैठे थे? और भी हैरानी की बात ये थी कि पता नहीं कैसे खबर फैल गई थी और डिस्ट्रिक्ट और सिटी के ऑफिशियल्स उसे लगातार कॉल्स कर रहे थे। सब कह रहे थे कि सिचुएशन बहुत केयरफुली हैंडल करो और क्लोई रीड को नाराज मत करना। अब कैप्टन की बस एक ही ख्वाहिश थी कि ये दोनों मूर्तियों की तरह बैठे लोग उठकर बाहर निकल जाएं और उसके प्रिसिंक्ट को चैन मिले। रूम के अंदर लंबी खामोशी को सबसे पहले तुमने तोड़ा। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ एक कॉल करने के लिए? नहीं, बस मुझे अपनी मॉम की चिंता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितनी देर रहूंगा। जब तुम अपनी जिंदगी मुझे साइन करके दे दोगे तब तुम जब चाहो जा सकते हो। सिर्फ जा ही नहीं सकते, मैं उन भाई बहन के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करने में भी हेल्प कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स ये तब है जब तुम सच कह रहे हो कि तुमने उस लड़की को कभी टच नहीं किया, सिर्फ हाथ पकड़ा था और ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट नहीं है। वो हल्की सी नफरत भरी हंसी। तुम्हारी डजन्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं, फिर तुम एक ऐसी औरत से शादी करने के करीब कैसे पहुंच गए जो तुम्हें स्कैम कर रही थी? क्या तुम्हारी स्किल्स इतनी खराब हो गई हैं कि तुम लोगों को पहचान भी नहीं पाते, या फिर सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए तुमने आंखें बंद कर ली थी? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। जवानी में की गई लापरवाहियां इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें समझना मुश्किल था। और ये भी सच था कि रिलेशनशिप शुरू होने के बाद तुमने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में तुम सच में बहुत सी ब्लाइंड डेट्स पर गए थे, चाहे तुम्हारी मदर ने अरेंज की हो या उनके जान पहचान वालों ने। तुम्हें चुप देखकर क्लोई ने बात जारी रखी। एक्चुअली ब्रेकअप के बाद मैंने कुछ और लोगों को डेट किया। हर नए आदमी के साथ मुझे और ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों बना लिया था। क्योंकि जब मैंने सच में अपना दिल खोला तो मुझे पता चला कि जितने भी मर्दों से मैं मिली हूँ उन सब में तुम सबसे लोएस्ट क्लास हो। क्लोई, क्या हमारे बीच सच में इतनी गहरी नफरत है? चाहे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, चाहे मैंने तुम्हें छोड़ दिया और इग्नोर किया, क्या तुम ये सब पीछे नहीं छोड़ सकती? सिर्फ इस बात के लिए ही सही कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारी आवाज में जो गुस्सा था उसने अजीब तरीके से क्लोई को शांत कर दिया। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तुमने मेरी जान बचाई थी। वैसे भी अगर तुम उस दिन रोड पर मुझे अचानक रोककर पैसे ना फेंकते तो मैं किसी शांत रिजर्वायर पर जाकर हमेशा के लिए सो जाने वाली थी। तो क्या ये मेरा तुम्हारा एहसान चुकाना नहीं हुआ? कितने लोग मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हैं? 3 साल के लिए 10 मिलियन की सैलरी, मतलब लगभग 10,000 रोज के। क्या ये तुम्हारी 7,000 महीने की सैलरी से कई गुना ज्यादा नहीं है? ऊपर से मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में अपनी बात रखने का हक भी दे रही हूँ और अपना काम का वक्त बर्बाद करके यहाँ बैठी तुम्हारा बोरम भी दूर कर रही हूँ। तुम चुपचाप सुनते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्लोई की लिमिट आखिर है कहाँ। अगर तुम उसे प्रोवोक या गुस्सा कर देते तो सिर्फ अपनी ही सिचुएशन और खराब करते। इसलिए तुम चुप रहकर टॉपिक बदलने का मौका ढूंढने लगे। मुझे अपने उन हाई क्लास बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताओ। क्लोई ने अपने कलाई के टाटू को छुआ और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम उनके बारे में सुनने के लायक हो? उसके लगातार ताने सुनकर तुमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने बार बार सिर हिलाया। हाँ, तुम हाई क्लास हो। मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं उन सब में तुम सबसे क्लासी हो। स्पेशली तुम्हारा कैरेक्टर, कीचड़ में खिला हुआ एक पवित्र लोटस। क्लोई, तुम्हारी जिस बात की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ वो तुम्हारी रेजिलियंस है और उससे भी ज्यादा तुम्हारी रूथलेसनेस। इतनी टूट चुकी थी कि लेक में डूब मरना पसंद करती, लेकिन उन अमीर लड़कों में से किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती जो तुम्हारे पीछे पड़े थे। क्लोई अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर टिक गई। तुमने बिना झिझक उसकी तरफ देखा और सर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तब तुम इतनी मीक थी और अब खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। पहले तुमने मुझे घुटनों पर बैठकर मेरे पैर धुलवाए, फिर मेरी जॉब में प्रॉब्लम खड़ी की और अब मेरे मुंह पर इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट फेंक रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो और मुझे इंसल्ट कर रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हें डेट किया था और ब्रेकअप के वक्त पैसे दिए थे। क्या मुझे देखते ही ऐसे बिहेव करना जरूरी है जैसे मैं तुम्हारा जानलेवा दुश्मन हूँ? खत्म हो गया? अगर नहीं हुआ तो बोलते रहो। यहाँ बैठना वैसे भी बोरिंग है, लेकिन एक वार्निंग दे दूं, जो कुछ कहना है अभी कह लो, क्योंकि अगर तुम गुस्सा हो गई तो वो वॉच अगले ही सेकंड तुम्हारे लॉकर में मिल जाएगी। क्लोई ने तुम्हारी बात काट दी। ये अब लाइफ और डेथ की फाइट जैसा लग रहा था। तुम्हारी सांस अटक गई और तुम्हें लगा जैसे तुम हवा में मुक्के मार रहे हो बिना किसी असर के। क्लोई तुम्हें एक नए एहसास के साथ देख रही थी, तुम्हें इतना चुप, इतना रिस्ट्रेंट और अपना गुस्सा दबाते हुए देखकर। ये स्कमबैग जब उसका पीछा करता था तब कभी झुकता नहीं था। उसका प्रपोजल देने का तरीका बिल्कुल किसी बार गर्ल से रेट डिस्कस करने जैसा था। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हारे डेट्स चुका दूंगा और तुम्हें महीने के 20,000 दूंगा। ईथन से पहले भी कई अमीर लड़कों ने उसका पीछा किया था, लेकिन कम से कम उन्हें एक्टिंग करनी आती थी। ईथन ने मुंह खोला ही था कि उसका मन हुआ था उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि उसे बहुत पहले से उस पर सीक्रेट क्रश था। वो हमेशा उसे दूर से ही देख पाती थी, कभी उसके करीब जाने का मौका या हिम्मत नहीं हुई। रिलेशनशिप की कहानी अलग थी। उसे हमेशा डाउट रहता था कि ईथन के दिल में उसकी कोई जगह है भी या नहीं, इसलिए उसने टेस्ट किया था। रिजल्ट था हाँ थी, और अब भी थी। इस बात पर उसे पूरा यकीन था। जब उसने ईथन से अपने पैर धुलवाए, चाहे उसने जितना भी मजाक उड़ाया हो या इंसल्ट किया हो,
ईथन काफी काम रहा था, लेकिन जब उसने जानबूझकर कहा कि ब्रेकअप के बाद उसके कई बॉयफ्रेंड्स रहे तो ईथन तुरंत रिएक्ट कर गया। उसी समय एक ऑफिसर ने नॉक किया और 2 टेकआउट बॉक्सेस अंदर लाया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम्हारा लंच इतना अच्छा नहीं होता। लगता है ये किसी फैंसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया है, क्लोई ने कहा। तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना? जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्लोई ने बड़े ग्रेस के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में उसने पूछा, तुम्हारे फादर कितना डेट छोड़कर गए थे और तुम्हारी 2 कंपनीज का एक्विजिशन, ये वो जख्म थे जो हर बार खुलने पर दर्द देते थे। तुमने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे की तरफ जो मास्क उतारने के बाद सामने आया था। कॉलेज में भी क्लोई खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी स्किन और भी फ्लॉलेस लग रही थी। उसकी जवानी वाली ऑकवर्डनेस की जगह एक रिफाइंड ऑरा ने ले ली थी। कोई हैरानी नहीं थी कि ऑनलाइन इतने लोग उसे गॉडेस की तरह वर्शिप करते थे। तुम्हारे दिल में उसे इतनी जल्दी छोड़ देने का हल्का सा रिग्रेट उभर आया। वो कभी सिर्फ तुम्हारी थी और शायद हमेशा तुम्हारी रह सकती थी। क्लोई तुम्हारे जवाब का वेट करती रही, फिर उसने चॉपस्टिक्स का एक पैर तुम्हारे सामने फेंक दिया। आज के बाद तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा। मेरे चॉपस्टिक्स रेडी रखना, मुझे कौन सा खाना पसंद है याद रखना, कौन सी ड्रिंक्स पसंद है, मेरी हॉबीज क्या है और ऐसी बातें। इस बार मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। क्लोई ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, और मेरे साथ आर्ग्यू करने का सोचना भी मत। तुम्हें ओबीडियंट बनना होगा और अपने बॉस को इमोशनल सपोर्ट देना सीखना होगा। जब भी तुम मुझे नाराज करोगे, मैं तुम्हारी सैलरी में से 10,000 रुपीज काट लूंगी, और जब वो सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी लाइफ मुश्किल बनाने के और तरीके ढूंढ लूंगी। तुम इतने फिलियल सन हो, मुझे यकीन है तुम्हारी मदर ये नहीं देखना चाहेंगी कि मेरा बेटा मेरी वजह से कितनी बुरी हालत में पहुंच गया। तुमने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए, क्या तुम्हें ये सब करके मजा आता है? तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, क्लोई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन अगर साइन नहीं करोगे तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, और अगर साइन कर दिया तो फिर जो होगा उसके साथ जीना पड़ेगा। मुझसे किसी तरह की सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट मत करना। मैंने अपने ही फादर को एक्सटॉर्शन के लिए प्रिजन भेजा था और उन्हें 10 साल से ज्यादा की सेंटेंस मिली थी। मेरी मदर और ब्रदर को भी जेल का टेस्ट मिला था। जब मैंने कंपनी में हंगामा करने पर पुलिस बुला ली थी, तब से उन्होंने मुझे हैरेस करने या बदनाम करने की हिम्मत नहीं की। तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना सिर्फ मेरा एक डेट चुकाना है। मेरे साथ रहना एग्जॉस्टिंग हो सकता है, लेकिन $10,000 रोज की सैलरी दुनिया में बहुत कम एम्प्लॉइज कमा पाते हैं। एक कॉलेज ड्रॉप आउट होने के नाते तुम्हें समझना चाहिए कि तुमने बेसिकली लॉटरी जीत ली है। तुम बेचैन सी हंसी के साथ बोले, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये लॉटरी किसी और को नहीं दे सकती? कोई और देखने में इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर घटिया है, लेकिन कम से कम तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब नहीं होता। क्लोई ने धीरे से कहा, आज से तुम एक लंबी और धीमी सजा के लिए तैयार हो जाओ। दोपहर के 3 बजे क्लोई को माइक से रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, और इसकी कंडीशंस उतनी ही ड्रकोनियन थी जितनी किसी एक्सप्लॉयटेटिव इन्फ्लुएंसर कॉन्ट्रैक्ट की होती है। जिस पल ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आता, उसी पल तुम टेक्निकली उसका ब्रीच कर चुके होते। दूसरे शब्दों में, तुम साइन करते ही वो जब चाहे लॉ का यूज करके तुम्हें कुचल सकती थी। साइन करने के बाद तुम पूरी तरह हार चुके इंसान जैसे महसूस कर रहे थे। क्लोई ने तुम्हारा मूड नोटिस किया और इस बार तुमसे और खेलना ठीक नहीं समझा। वो सबसे पहले रूम से बाहर निकल गई। उसे एक रिपोर्ट विड्रॉ करनी थी और दूसरी फाइल करनी थी। मिसिंग वॉच वाली रिपोर्ट वापस लेनी थी और उस भाई बहन के खिलाफ एक्सटॉर्शन की रिपोर्ट फाइल करनी थी। सिक्योरिटी मॉनिटर पर उसने बियांका को देखा। लड़की अट्रैक्टिव थी और उसका फिगर भी अच्छा था, लेकिन वो उन औरतों के मुकाबले में कहीं नहीं थी जिनसे तुम पहले घिरे रहते थे। क्लोई धीरे धीरे ये मानने लगी थी कि शायद तुमने उसे टच नहीं किया था। आखिर तुम हमेशा से काफी पिकी रहे थे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद क्लोई तुम्हें एक हाई एंड डिपार्टमेंट स्टोर ले गई। यहाँ के कपड़े सस्ते नहीं थे, उनके प्राइस टैग्स हजारों और कभी कभी 10,000 तक के थे। क्लोई ने कैजुअली एक डिजाइनर सूट चुना और तुम्हें ट्राई करने भेज दिया। जब वो वेट कर रही थी, एक पुरानी याद उसके दिमाग में उभर आई। ईथन की गर्लफ्रेंड बनने के पहले ही दिन वो उसे इसी स्टोर में लाया था। उसने जबरदस्ती उससे वो 2 ड्रेसेस ट्राई करवाई थी जिन्हें देखने की भी उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। इतने सारे कपड़े ट्राई करवाए थे कि वो थक गई थी। क्लोई ने अपनी कलाई पर बने इंट्रिकेट टैटू को हल्का सा छुआ और उन यादों को दबा दिया जिन्हें भूलने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसने ईथन से न जाने कितनी बार नफरत की थी, लेकिन हर बार उसके दिमाग में वही छोटे और आम पल वापस आ जाते थे और उनसे होने वाला दर्द हमेशा और बड़ा लगता था। अब ये स्कमबैग आखिर उसके हाथ में था। अब भाग कर दिखा दे। जब तक वो उसे जाने नहीं देगी, इस बार वो जाएगा भी तो कहाँ। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल का था, लेकिन जब तक वो उसे फायर नहीं करना चाहती, वो उसे जिंदगी भर रिन्यू कर सकती थी।